अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। परसों मैंने एक बात शुरू की थी, क्योंकि परसों ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने कल उस पर बात कोई नहीं की, क्या ओवरडोज ना हो जाए। लेकिन अब चूंकि अब ये इस वीक की आखिरी क्लास होती है तो एक डोज और दे देता हूँ। हम में से जिन लोगों को आखिरत की फिक्र है भी ना, फिक्र की बजाय मैं ये कह लेता हूँ कि जिनको ये आइडिया है कि हाँ कुछ तो होना है और हाँ जी जन्नत दोज़ख है, तो उनकी फिक्र की इम्प्लीमेंटेशन में बस कुछ इबादत आ जाती हैं। जैसे नमाज के पाबंद हो जाएंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि जी चलो 2 पढ़ी जाती हैं। ज़ोहर और असर चूंकि अक्सर ऑफिस टाइमिंग में आ जाती हैं, सर्दियाँ हो तो मगरिब भी आ जाती है, तो वो चलो एक ब्रेक का बहाना भी मिल जाता है। तो लोग ऑफिस वाली नमाजें पढ़ लेते हैं और जो नमाजें पढ़ रहे होते हैं उनसे फजर अक्सर छूट जाती है और होता यह है कि जी वो आंख नहीं खुलती। इशा इसलिए छूट जाती है कि कुछ और सोशल मसरूफियात होती हैं, और जो ज़्यादा प्रैक्टिसिंग होते हैं तो वो फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 5 नमाजें पढ़ते हैं, 5 वक्त नहीं 5 नमाजें पढ़ लेते हैं। इस ख्याल रखे बगैर कि टाइम भी इंपॉर्टेंट है। 3-4 जमा करके इकट्ठी पढ़ ली, चलो पढ़ तो रहे हैं ना, या रमजान के रोजे रख लिए। इसका भी रिवाज वैसे बहुत कम होता जा रहा है। अब तो बड़े खुले रेस्टोरेंट्स भी खुले होते हैं रमजान में, यानी अब तो इतना बड़ा मसला भी नहीं रह गया कि पहले क्या होता था। आप तो खैर डबल उम्र का हूं आपसे तकरीबन, तो मेरे बचपन में ना कहीं गली मोहल्ले के जो तंदूर और छोटे मोटे चाय के होटल होते थे वो बंद होते थे, और अगर कोई खोल भी लेता था, क्योंकि मजदूर अक्सर नहीं रोजे रख रहे होते, तो उनके लिए होटल खुलते भी थे ना तो वो शटर बंद रखते थे, और कोई ग्राहक आता था तो खोल के तो उसको अंदर कर लेते थे। लेकिन अब बहुत आम है, तो रमजान एक फैशन बनता जा रहा है। तो बस बताने का मकसद ये आज कि जिनको थोड़ी बहुत फिक्र है भी ना आखिरत की, उनका भी जोर इबादत पे है। नमाज, रोजा, बस हज देखेंगे, अगर जिंदगी में सारे काम खत्म करने के बाद पैसे बचे, जान बची तो देखेंगे, नहीं तो अल्लाह माफ करने वाला है। और नमाज रोजा ठीक कर लेते हैं। तो उसके हवाले से अर्ज ये है कि ये एक पहलू है इबादत, ये पूरे दीन का एक चैप्टर है। दीन है पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका, जिसमें हमारे मामलात भी हैं, जिसमें हमारे लोगों के साथ डीलिंग्स भी हैं, मामलात डीलिंग्स ही हैं इनफैक्ट, जिसमें हमारे लोगों के साथ रवैये हैं, रिश्तेदारियां हैं, सिला रहमी है, कता रहमी है, इखलाक कह लें, इसकी बिगर पिक्चर इखलाक हो जाए तो इखलाक एक अलग चैप्टर है, जहाद अलग चैप्टर है, इबादत अलग चैप्टर है, इल्म पे अमल करना ये अलग है। तो ये दीन के सारे चैप्टर हैं। तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी फिक्र होती है ना, तो उनका सारा जोर होता है सिर्फ इबादत पे, और बाकी दुनिया की जिंदगी गुजारने के तरीके वो तो हम तजुर्बे से सीखेंगे या कामयाब लोगों को देखेंगे तो देखेंगे। तो बस इस तरफ तवज्जो दिलानी थी, फिक्र दिलानी थी इनफैक्ट, कि दीन सिर्फ इबादत नहीं है, दीन के बाकी सारे मामलात भी हैं। तो हमें अगर दीन पे अमल करना है ना तो सीखना पड़ेगा, और जब अंदर फिक्र आ जाएगी तो फिर सीखने का जज्बा भी बन जाएगा। इस क्लास में मैं सिर्फ ये किया करता हूँ कि चूंकि हमने सर्विस सेक्टर में रहना है, आर्टिकल्स हैं, फिर उसके बाद आपने अब नौकरी करनी है या अपना बिजनेस करना है, तो हमारा सर्विस सेक्टर है। हमने कौन सी मशीनें चलानी है जाके, तो हमारा सर्विस सेक्टर है। और आप अपने आर्टिकल्स के दिनों में भी, यानी आर्टिकल्स के दौर में भी, और अपने पूरे कॉलेज स्कूल लाइफ भी अगर याद करें ना, तो आपको अपने वो उस्ताद या वो सीनियर याद होंगे, और याद अच्छे अल्फाज में, जिनके अखलाक अच्छे होंगे। ये जिस भी इलाके से आप हैं सबका यही ही होगा कि आपको वो लोग अच्छे अल्फाज में याद होंगे जिनके अखलाक अच्छे होंगे। तो इसलिए मैं क्लास में ये किया करता हूं कि मेरे पास एक बुकलेट है, उसमें कुछ हदीस कंपाइल्ड हैं इखलाक से रिलेटेड, तो वो बस मैं एक कोशिश तो रोज की होती है लेकिन कभी शायद मिस भी हो जाए, तो वो मैं फिर क्लास के अंदर एक हदीस सुना दिया करूंगा। और वो ये होता है कि चलो कतरा कतरा पड़ता रहेगा कानों पे, शायद कहीं कोई जिंदगी में तब्दीली किसी के आ जाए। तो ये इंशाल्लाह फिर मैं इस क्लास का हिस्सा बना दूंगा। कल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया था और ये बस इतना ही था। मैंने कल क्लास के आखिर में कही थी बात के एहतियातन में एक टॉपिक करा दूं, लेकिन वो मैं अब सोच रहा हूं कि नहीं, उसकी एहतियातन भी इसलिए मुझे उसकी बहुत कम एहतियात लग रही है कि आईकैप की बुक से भी वो निकल गया हुआ है। यानी आईकैप की जो बीएफडी की बुक है उसमें से भी वो टॉपिक निकाल दिया हुआ है, निकाल के उन्होंने उसको एमएफए की बुक में शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो इसलिए वो छोड़ दिया मैंने। वो यील्ड कर्व कंस्ट्रक्ट करने की एक चीज थी, वो भी एसीसी का एक आर्टिकल था, आईकैप की पुरानी बुक में होता था, वो जो आज से 5 साल पहले थी। उसके बाद से ये बुक में से भी निकल गया हुआ है, तो इसलिए अखीर एहतियातन भी रहने देता हूं उसको मैं। तो इस चैप्टर में जो सिखाना था सिखा दिया, खत्म है चैप्टर। अगला चैप्टर कराने लगा हूं। इसमें से सवाल आ जाए तो जनरली आसान होगा, यानी जनरली ये नंबर देने वाला चैप्टर है, लेकिन इतना ज्यादा कॉमन है नहीं इसमें सवाल। लास्ट टाइम आ गया था तो अब चांस थोड़े और कम हो जाएंगे, लेकिन खैर जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं सिर्फ दिसंबर 24 वाले तो नहीं, जून 25 वाले भी हैं, कोई दिसंबर 25 वाला भी होगा। तो इसलिए एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट निस्बतन कम है, लेकिन अगर सवाल फुल फ्लैज आ जाए तो ये नंबर देने वाला सवाल है। एक बात। दूसरा, इसमें जो चीजें सिखाऊंगा ना वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के सवालों में, वैल्यूएशन के सवालों में, वो एज अ वर्किंग मिक्स हो जाया करेगा। बीटा एक चीज सिखाऊंगा। तो ये चैप्टर अगर फुल फ्लैज सवाल ना भी हो तो बाकी सवालों में ये हेल्पिंग वर्किंग्स बना के देगा ये चैप्टर। मैंने इसका नाम रखा हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और मैं इसके अंदर जो सिखाया करता हूं वो कुछ टीचर्स थोड़े डिफरेंट चैप्टर्स में भी सिखाते हैं, लेकिन मैं वो सारा कुछ इसके अंदर सिखाता हूं। नाम मैंने इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना वहां से मैं आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में फिर से ले जाऊंगा। तो इसमें हमने लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में दोबारा आना है। चैप्टर का नाम मैंने बहरहाल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दिया हुआ है। चैप्टर अपनी बुक में रखा हुआ मैंने इसको
4। ये इतना कंप्लीट नाम नहीं है, बस अभी मैंने नाम देना था तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दे दिया, वरना मैंने इसमें और भी काफी कुछ रखा हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ना ये पोर्टफोलियो क्या चीज है और इसमें कैलकुलेशंस क्या है। सबसे पहला काम आपको ना कुछ आपके कैलकुलेटर का इस्तेमाल, और कैलकुलेटर तो खैर अब क्या, पेपर में तो आपने वो सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो उसमें ना कुछ स्टैट्स की कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। पहले कुछ स्टैट्स के फार्मूले रिवाइज करा देता हूं, यानी इस चैप्टर पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं। अच्छा, कल मैंने एक सवाल कहा था, अगर कर सकें तो है किया, पूछना इसमें कुछ है, याद करने पड़ेंगे। और आपको बीएफडी में पेपर में फार्मूला शीट तो ले जानी है आपने, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है कि आप फार्मूले ना याद करें। कोई 500 फार्मूले नहीं है, मुश्किल से 30-40 फार्मूले होंगे, ये भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिए हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप जो भी फार्मूले पढ़ रहे हैं उनको याद करें। कोई मुश्किल काम नहीं है याद करना, हो जाएंगे। अच्छा जी, आप ना सबसे पहले इस चैप्टर के पहले पेज पे आए। ये मैंने एक हेडिंग 1.4 बनाई हुई है, 1.4 स्टैट्स के कुछ फार्मूले लिखे हैं। पहले ना इन फार्मूलों को लगाने की एक प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये फार्मूले जरा थोड़े से हैंडी हो जाए। एक बिजनेस ने अगले साल का फोरकास्ट करना है, और वो फोरकास्ट ये करना है कि अगले साल में सेल्स कितनी होंगी, रुपीस मिलियन। लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी है कि ये पक्का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि 240 मिलियन भी हो सकती हैं, 270 मिलियन भी हो सकती हैं, 320 भी हो सकती हैं, 370 भी हो सकती हैं, और 500 भी हो सकती हैं। इस बात के चांसेस हैं 0.15, इस बात के चांसेस हैं 0.1, इस बात के चांसेस हैं 0.4, इस बात के चांसेस हैं पॉइंट कितना हो गया 65, 2 85 हो गया 0.15। देखे सही है, पूरा हो रहा है 15, 10, 25 और 65 और 85 और 100। अब ये बिजनेस ने अंदाजा लगाया कि अगले साल की सेल्स इतनी होंगी, ये एक प्रोजेक्टेड डाटा है, और साथ उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि ये प्रोडक्ट ए की सेल्स हैं, प्रोडक्ट बी की भी हो सकती है, ये उसका अंदाजा है। और सवाल में आसानी के लिए ये सेम प्रोबेबिलिटीज में प्रोडक्ट डी के लिए भी रख रहा हूं। इनफैक्ट ये मैं कह रहा हूं कि ईयर 1 के हालात ऐसे हुए जिसके 0.15 चांसेस हैं, तो ए इतना होगा, बी इतना होगा। अगर ईयर 1 के हालात ऐसे हुए जिसके इतने चांसेस हैं, तो ए इतना होगा, बी इतना होगा। 130, 140, 155, 165 और 190। अब ये प्रोजेक्टेड डाटा है, और इस वक्त हम सेल्स की बात कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है। यानी मैंने तो इस वक्त सेल्स यानी रुपीस मिलियन का है ना, हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स हो, यानी क्वांटिटी भी हो सकती है, हो सकता है कि प्रॉफिट्स का डाटा हो सकता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो, कुछ भी। तो बिजनेस प्रोजेक्शंस में अगर कोई एक सर्टेनिटी के साथ फिगर एस्टिमेट नहीं कर पा रहा, तो वो मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज के साथ वैल्यूज सोच रहा होगा। अब इस पे स्टैट्स के बुजुर्गों के बनाए हुए कुछ फार्मूले हैं। एक फार्मूला है कि अगर इस डाटा का हम एवरेज करना चाहें, उसको मीन भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं, और इसका फार्मूला होता है समेशन पी एक्स। अब इस डाटा में एक्स क्या है, ठहरे मैं एक जुमला और बोल लूं। सेल्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं ना, तो इस मिसाल में हम सेल्स की फिगर को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो एक्स इज सेल्स, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब चूंकि मैंने 2 प्रोडक्ट्स ले लिए हैं, तो चलो एक को एक्स और एक को वाई कह देता हूं। तो ए की एवरेज सेल्स कैसे निकालें, समेशन पी एक्स, यानी दिस इनटू दिस, 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 और उनका सम करें। प्रोडक्ट ए को मैं कह देता हूं एक्स, और प्रोडक्ट बी को कह देता हूं वाई। तो अच्छा, ये भी ना वैसे इतना जरूरी नहीं है ये फॉलो करना, यानी आप अंग्रेजी भी लिख सकते हैं मीन, लेकिन चले नॉर्म्स बता देता हूं। ऊपर बार लगा दें तो ये मीन को शो करता है, यानी एक्स बार मतलब एवरेज सेल्स। तो इस डाटा से एक्स बार कितना आ गया जी, 17 क्या, एक्स बार समेशन पी एक्स 340, और वाई बार 340 आ रही है। अच्छा, वाई बार 1। ये एक मैं आपको ना अभी इस वक्त पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है उस पर ले जाने से पहले मैं आपको सिर्फ स्टैट्स के कुछ फार्मूले लगाना रिवाइज करवा रहा हूं।
अच्छा, मैं चूंकि स्टैट्स का टीचर नहीं हूं तो मैं आपको इनका सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे सकता हूं, बहुत गहरे सवाल नहीं पूछिएगा, गुजारा मुजारा बता दूंगा। हाँ जी, इस मिसाल में मैं चूंकि सेल्स की बात कर रहा हूं तो एवरेज सेल्स यानी मीन एवरेज सेल्स, हमारे इस अंदाजे में कितनी ज्यादा डेविएशन है, कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, कितनी ज्यादा वॉलेटाइल है, ये अंदाजे कैसे पता चलेगा? अच्छा चले, मैं जुमला चेंज कर लेता हूं। ये हम कैसे कह सकेंगे कि हमारे ये अंदाजे यानी इस प्रोडक्ट की सेल बहुत वॉलेटाइल है? अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, जैसे इसमें 240 और 500 बहुत ज्यादा है, यानी अगर इसका हम एक्सपेक्टेशन का ग्राफ बनाए तो ये कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो हमारे किसी भी एस्टीमेट में, मैं इस वक्त बात सेल्स की कर रहा हूं, ये और भी कोई टॉपिक हो सकता है, लेकिन एक वक्त में एक बात हो रही होगी। मैं सेल्स की बात कर रहा हूं तो बस सिर्फ सेल्स की बात कर रहा हूं। तो जिस भी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जिसकी भी हम प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, हमने जो उसका डाटा बनाया है एक्सपेक्टेशन, इस डाटा में कितना ज्यादा रिस्क है, कितनी फ्लक्चुएशन है, कितनी वॉलेटिलिटी है, इसके लिए भी कुछ मेजर्स हैं, जिनमें से एक मेजर कहलाता है वेरिएंस और एक उसी से मिलती जुलती चीज होती है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस होता है समेशन पी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये वेरिएंस का फार्मूला है। और अगर इसी को स्क्वायर रूट ले लें तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों में एग्जैक्टली क्या फर्क है ये मुझे कुछ ज्यादा गहराई नहीं पता, आप भी कौन से स्टैट के चीते बनने आए हैं, लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों ही तकरीबन बता रहे होते हैं मीन से डेविएशन, यानी डाटा कितना डिस्पर्स है, मीन से कितना ज्यादा वेरी कर रहा है। जैसे अगर किसी बैट्समैन का बैटिंग एवरेज 50 है और हर मैच में तकरीबन उसके 40 से 60 के दरमियान ही स्कोर होते हैं, कोई 5-6 नंबर का बैट्समैन होगा, इसका एवरेज 50 और एक ओपनर है, कभी सेंचुरी करता है कभी 0 पे आउट हो जाता है, तो इसका भी बैटिंग एवरेज 50 है। तो दोनों का बैटिंग एवरेज 50 है, लेकिन ज्यादा स्टेबल, ज्यादा डिपेंडेबल कौन है? क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट है। तो हम, और कंसिस्टेंसी कैसे पता चल रही है? ऑन एन एवरेज तकरीबन आसपास, एवरेज के आसपास ही स्कोर करता है। तो हमारे इस एस्टीमेट के अंदर अगर डेविएशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ए की सेल्स बहुत रिस्की है। बजाहिर ज्यादा अमाउंट है लेकिन रिस्की है, ये बजाहिर अमाउंट थोड़ी है लेकिन स्टेबल है, तो इसका रिस्क या इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। तो किसी भी डाटा की जो हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो चीज कितनी ज्यादा वॉलेटाइल है, कितनी ज्यादा रिस्की है, ये मेजर करने के लिए वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये स्क्वायर से कट जाएगा? नहीं, क्यों? ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर इन सबके बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, क्योंकि पी बहुत सारे हैं, एक्स बहुत सारे हैं, उन सब आंसर्स को सम करते हैं तो ये चीज बनती है, और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनती है। एक ले लेते हैं सामने कैलकुलेशन, दूसरा फिर आप कर दें। प्रोडक्ट ए का मैं निकालता हूं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें उसके लिए चाहिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और इनटू पी। ये चाहे आप एक ही बार कैलकुलेटर पे कर लें, कोई मसला नहीं, और आप चाहें तो इसके लिए 2 कॉलम बना लें। इसके सामने इधर मैं ये वैल्यू कैसे निकालूं? 240 माइनस 340, नहीं, स्क्वायर, फिर स्क्वायर करके जो आंसर आएगा इनटू 0.15। 240 माइनस 340 जो आंसर आया यानी 100, उसका स्क्वायर किया मतलब 10,000, उसको 0.15 से मल्टीप्लाई किया 1500। दूसरी लाइन में क्या करूं? 270 माइनस 340 जो आंसर आया उसका स्क्वायर इन 0.1 जी 35। 320 माइनस 340 जो आंसर आया उसका स्क्वायर इन 2.4 49 जी 4 पूछ नहीं बता रही है 490 जी हाँ जी 160 180 38 इनका सम जी 61 और इसका स्क्वायर रूट 7 9 प्लस माइनस। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि इस डाटा का
एग्जैक्टली नहीं है ऐसा, लेकिन सिर्फ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एक डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 79 का मतलब है कि सेल्स 340 से प्लस 79 और माइनस 79 हो सकती है, इस रेंज के अंदर रहेंगी, यानी मीन से इतनी डिविएशन है। वाई की कर दें कैलकुलेशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दें। जी डन के डूइंग। वाई का वेरिएंस कितना आया? 3160 और स्टैंडर्ड डेविएशन चलिए 18। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इनके एग्जैक्ट मतलब नहीं बताए आपको, मैंने बस मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बताया क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत है। इसी तरह से ना दो चीजें और हैं, उनका भी मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एग्जैक्ट गहराई की ना मेरे पास है गहराई, ना आपको कूदने की जरूरत है। अगर आपका स्टैट एमएससी करने का दिल हो तो कूद जाना जरूर। अभी जब मैंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाला है या मीन निकाला है, एक्स की कैलकुलेशन करते हुए यानी प्रोडक्ट ए को देखते हुए बी कंसीडर किया मैंने नहीं ना। एक वेरिएबल के लिए हमने आइसोलेशन में ये कैलकुलेशन की है, किसी और वेरिएबल को साथ मिलाया नहीं है। लेकिन क्या पता ये दोनों प्रोडक्ट्स कनेक्टेड हो। जैसे ये जो चेयर्स हैं, ये इस तरह वाली, अगर इस तरह वाली चेयर्स की जगह प्लास्टिक वाली चेयर्स मार्केट में ज्यादा फेमस हो जाएं, स्कूल्स कॉलेजेस, तो फिर इन चेयर्स के ये जो पार्ट्स हैं फिर इनकी सेल्स भी डाउन हो जाएगी। कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी वाला आ जाता है तो उससे जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो भी इफेक्ट होंगी ना। जब कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो मोटे मोटे मॉनिटर या वो बड़े बड़े डब्बे, तो फिर उनके स्पेयर पार्ट्स भी उन्हीं से कनेक्टेड ये दुकानें भी चलती थी। लेकिन अब जब स्मार्ट स्क्रीन आनी शुरू हो गई तो उसके जो रिपेयर वाले पार्ट्स होते थे उनकी रिलेटेड इंडस्ट्री वो भी इफेक्ट होने लग जाएगी। या अगर किसी मुल्क में मौसम ज्यादा गर्म रहने लगेगा तो एसीज की सेल बढ़ जाएगी और हीटिंग डिवाइसेस की सेल कम हो जाएगी। तो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि कोई दो वेरिएबल आपस में कितने कनेक्टेड हैं, या आपस में कनेक्शन में दो तरह से बोल रहा हूं, आपस में कितना कनेक्शन है यानी एक दूसरे को कितना अफेक्ट करते हैं, और इसकी एक और शक्ल होती है कि कॉमन फैक्टर्स इन दोनों को अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते। इनके आपस का कनेक्शन या तो इनके आपस की इंटरडिपेंडेंस
या फिर कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो इन दोनों का फैक्टर हैं। जैसे जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं, अगर मुल्की हालात डाउन होंगे तो लग्जरी आइटम्स की सेल डाउन होगी ना, यानी कॉमन फैक्टर्स हैं जो उन दोनों प्रोडक्ट्स को अफेक्ट कर रहे होंगे। नॉर्मली लोगों की सेहत का लेवल वो अफेक्ट कर रहे होंगे। कौम का जनरली मिजाज, जैसे जब कोई फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है तो उसके आसपास फिर फुटबॉल की सेल बढ़ जाती है, सारी नौजवान नस्ल को फुटबॉल खेलने का शौक हो जाता है। या अब तो खैर बिल्कुल ही फारिग हो गया हुआ है, लेकिन जो मेरा बचपन है ना, उस दौर में पाकिस्तान हॉकी का चैंपियन हुआ करता था। मेरा बचपन है 90s का, तब पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता हुआ हॉकी का पता है? है नहीं, दो नहीं ज्यादा जीता हुआ है। आखिरी बार 94 में जीता था, आखिरी बार। वो भी कहीं पता नहीं 80s में कहीं है। मेरा ख्याल ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान ने हॉकी में जीता था शायद 88 नहीं, 88 में तो वो जीता था शहनशाह, शायद 96 में जीता था शायद। तो मेरे बचपन की है चूंकि गेम, तो जब वर्ल्ड कप वगैरह होता था ना तो फिर हॉकी खेलते हुए बच्चे नजर आते थे गलियों में। तो बता मैं ये रहा था कि अगर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स, वैसे दो ही हैं, हम इनका आपस में ताल्लुक देखना चाहें, चाहे वो ताल्लुक इनके आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस हो या कुछ कॉमन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो, इसके लिए एक चीज कैलकुलेट की जाती है, उसको कहते हैं कोवेरियंस, और एक होता है कोरिलेशन। कोवेरियंस और कोरिलेशन। कोवेरियंस होता है समेशन पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये कोवेरियंस है, यानी इनका वेरियंस लेकिन आपस में जुड़ा हुआ। अब इसमें देखिए स्केयर नहीं है, यहां स्केयर था, एक्स माइनस एक्स बार बस स्केयर था, यहां पर एक्स माइनस एक्स बार है और वाई माइनस स्केयर नहीं, ये कोवेरियंस है। और कोरिलेशन का फार्मूला होता है कोवेरियंस, यानी ये जो नीचे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय दोनों की अपनी अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की। ये चैप्टर के पहले पेज पे देख ले, मैंने ये फार्मूले लिखे हुए, इनके सिंबल भी लिखे हुए। तो इसी डाटा का, ये जो आपके सामने है, कोवेरियंस निकाल दें और कोरिलेशन निकाल दें, ये जो सामने डाटा है, कोवेरियंस कैलकुलेट कर दें और कोरिलेशन कैलकुलेट कर दें। क्या जी, क्यों, क्या आंसर आ रहा है? 98। कोरिलेशन जो है वो 1 से नीचे नीचे होता है, यानी 1 और -1 ये रेंज है कोरिलेशन की।
पॉइंट्स में आंसर आएगा कोरिलेशन का। हाँ जी डन। कितना आया कोरिलेशन? 0.98 और कोवेरियंस 1380। तो ये स्टैट्स के फार्मूले हैं जो अभी आगे मैं यूज करने लगा। इनमें से किसी कैलकुलेशन के बारे में कुछ पूछना है तो बताएं। ये पेज 1 पे एक नजर देख भी लें फार्मूले, स्टैट्स के फार्मूले लिखे हुए, इनको एक नजर देख लें। हाँ जी चले अब आगे चलता हूँ। इस चैप्टर में है क्या, हमने करना क्या है। एक चीज है इसमें जो इस चैप्टर में जो पहली चीज पढ़ाने लगा हूं, नंबरिंग इसलिए कर दूंगा ताकि ये जरा फर्क भी रहे कि अच्छा वो और था जो हम पढ़ रहे थे, अब एक नई चीज पढ़े। तो नंबर 1 में दे देता हूं पोर्टफोलियो थ्योरी को। पोर्टफोलियो थ्योरी, अब ये पोर्टफोलियो थ्योरी जो भी है ना, मैं इसको ना 2 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं। एक हम इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे जो मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, यानी इस टॉपिक को पढ़ते हुए हम एक इन्वेस्टर होंगे जो मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता होगा, इसको हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। फिर इसको हम लोग इससे निकलने के बाद पढ़ेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल, यानी जो अभी इससे पहले पढ़ के आए हैं, वो जो पहले पढ़ के आए वो भी तरीके हैं, लेकिन पोर्टफोलियो थ्योरी उन पे भी अप्लाई हो सकती है मेकिंग के लिए। तो इस टॉपिक को पढ़ाते हुए पहले हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा कि हम एक आम इंडिविजुअल हैं, हम वो लोग हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया करते हैं। पहले इस टॉपिक को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाऊंगा। फिर हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वाले मोड में चले जाएंगे। हम वो बिजनेस होंगे जिसने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, हम एक कंपनी होंगे जिसने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। फिर इस टॉपिक को हम उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने होंगे। तो पहले मैं ये मार्केट इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में बताने लगूं, इसको मैं 1.1 कह देता हूं। हम लोग मार्केट इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने लगे। इसका एक बैकग्राउंड कहानी सुन लें। अगर अपने अल्फाज में 2-4 लाइनें लिख लेंगे तो अच्छी बात है, आपको कल को पढ़ेंगे दोबारा तो याद आ जाएगा। इसकी एक बैकग्राउंड कहानी सुना रहा हूं, अगर कुछ लिख लेंगे तो अच्छी बात है।
इन्वेस्टर ने यह फैसला करना है कि फलानी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करे कि ना करे, यह डिसीजन होने लगा। दो बातें करूंगा। इसका डिसीजन इन्वेस्टमेंट के अंदर मौजूद रिस्क और उससे मिलने वाले रिटर्न की बेस पे होगा, यानी फैसला सिर्फ रिस्क और रिटर्न की बेस पे होगा। मतलब सिर्फ ये दो फैक्टर्स देख के फैसला होगा, उसके अलावा अपनी पसंद, बाकी क्या कर रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, नहीं। उस शेयर में इन्वेस्टमेंट का रिस्क कितना है और कितने % रिटर्न मिलने की उम्मीद है। रिटर्न कैसे मिलेगा, मतलब एक शेयर होल्डर है उसको क्या रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, ये दोनों का रिटर्न होंगे। यानी अगर कोई आज इंडिविजुअल 40 रुपए का शेयर खरीदता है और 1 साल बाद उसको 5 रुपए डिविडेंड मिल जाता है और जो शेयर प्राइस है वो 44 तक पहुंच जाती है, तो इस इन्वेस्टर ने कितना रिटर्न कमाया, 9 रुपए। परसेंटेज टर्म में 9/40, तो किसी भी शेयर होल्डर का रिटर्न डिविडेंड कैपिटल गेन दोनों हुआ करते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड बता रहा हूं। हम जो इस टॉपिक में पढ़ने लगे हैं वो ये है कि इन्वेस्टर ने किसी शेयर में इन्वेस्ट करने का फैसला करना होगा और वो फैसला उसने रिस्क और रिटर्न की बेस पे करना होगा, एक बात। दूसरी, वो जो भी फैसला करेगा पोर्टफोलियो थ्योरी एक शेयर के हिसाब से आंसर नहीं बता सकता। यानी पोर्टफोलियो थ्योरी जिसने भी थ्योरी बनाई है वो एक्चुअली इन्वेस्टर्स की हेल्प कर रहा है। यानी ये थ्योरी जिसने भी लिखी है, मार्कोविट्ज करके था कोई बंदा, ये इन्वेस्टर्स की सपोर्ट के लिए थ्योरी है और वो इन्वेस्टर एक शेयर को आइसोलेशन में देख के फैसला नहीं कर सकता। उसने जो भी फैसला करना है वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से करना है। यानी इन्वेस्टर सोच रहा है अच्छा मैं ए और बी में पैसा इन्वेस्ट करूं या ए और सी में इन्वेस्ट करूं या सी और बी में इन्वेस्ट करूं या डी और एफ में इन्वेस्ट करूं। कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जिसमें एक से ज्यादा कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा डिसीजन करना चाह रहा है ना जिसमें उसने कॉम्बिनेशंस के में से चुनना है या पोर्टफोलियो में से चुनना है, तो पोर्टफोलियो थ्योरी उसकी हेल्प करेगी। तो दो बातें की है मैंने, एक इन्वेस्टर पोर्टफोलियो का डिसीजन करेगा, एक शेयर का नहीं। दूसरा, उसका यह डिसीजन दो चीजें कंसीडर करके होगा, कौन कौन सी, रिस्क और रिटर्न। और रिस्क मेजर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन से। रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करेगी, यानी इस पोर्टफोलियो से रिटर्न कितना मिलेगा और उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है। तो पोर्टफोलियो थ्योरी का बैकग्राउंड दोबारा बता रहा हूं, यानी सारी डिस्कशन का कॉन्टेक्स्ट दोबारा बता रहा हूं। हम लोग पहले पढ़ने लगे हैं इसको मार्केट इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इंडिविजुअल्स या वो फंड्स यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में। तो पोर्टफोलियो थ्योरी उनकी हेल्प कर सकती है, प्रोवाइडेड कि जो डिसीजन होने लगा हो वो आइसोलेशन में एक शेयर के हिसाब से नहीं होगा, वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के हिसाब से होगा। यानी ये थ्योरी अप्लाई ही पोर्टफोलियो पे सकती है, नाम ही पोर्टफोलियो थ्योरी है। पोर्टफोलियो मतलब कॉम्बिनेशन। अभी जो मैंने मिसाल दी है इनको कहते हैं 2 एसेट पोर्टफोलियो। ये क्या हो जाएंगे, 3 एसेट पोर्टफोलियो। तो 2 एसेट पोर्टफोलियो, 3 एसेट पोर्टफोलियो। तो जो पोर्टफोलियो थ्योरी है वो 2 एसेट या 3 एसेट, उससे ज्यादा भी हो सकता है, होती है, लेकिन किताबों में इन दो का ही जिक्र है, 2 एसेट और 3 एसेट। तो पोर्टफोलियो थ्योरी जिस भी साइंसदान ने बनाई थी, ये मार्केट इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगी क्या डिसाइड करने में कि उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। और इस डिसीजन मेकिंग में सिर्फ 2 फैक्टर्स की बेस पर डिसीजन होना है, क्या क्या, रिटर्न और रिस्क। और रिस्क मेजर कैसे होना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और रिटर्न कैसे मेजर होना है, डिविडेंड और कैपिटल गेन दोनों। तो अगर इसके बारे में कुछ कहानी लिखनी है तो लिख लें, फिर सवालों से समझाता हूं।
जी कहानी लिख ली तो मैं आगे चलूं। एक ऑप्शन है कंपनी ए और कंपनी बी के शेयर में इन्वेस्ट, और एक ऑप्शन है कंपनी सी और कंपनी डी में इन्वेस्ट। कंपनी ए में अगर इन्वेस्ट किया तो उम्मीद है कि एक साल में 18% रिटर्न कमाएंगे, और कंपनी बी में इन्वेस्ट किया तो एक साल में 16 कमाएंगे। जबकि जो कंपनी सी है इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है इतना और कंपनी डी में है इतना। पोर्टफोलियो थ्योरी इन पे नहीं लगनी, इस पूरे पे लगनी है। यानी पोर्टफोलियो 1 से कितना हमें उम्मीद है कमाने के, पोर्टफोलियो 2 से कितनी है। तो अब पोर्टफोलियो 1 का रिटर्न कैसे निकालें? इनके रिटर्न्स का वेटेड एवरेज, जैसे कल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वेटेड एवरेज कर रहे थे ना, तो इनका भी हम वेटेड एवरेज करेंगे। वेटेड एवरेज कैसे? हमारा प्लान ये है कि जितने भी पैसे लगाने हैं, लेट्स से 1 मिलियन हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस 1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट का तरीका ये होगा कि 1 मिलियन में से 40% हम ए में और 60% बी में लगाएंगे। यानी इतनी वर्थ हम अगर 1 मिलियन लेना चाहते हैं, 1 मिलियन लगाना चाहते हैं, तो 4 लाख रुपए के कंपनी ए के शेयर खरीदेंगे और 6 लाख रुपए के कंपनी बी के खरीदेंगे। और अगर हम पोर्टफोलियो 2 में पैसा लगाते हैं तो हमारा प्लान ये होगा। तो पोर्टफोलियो 1 का रिटर्न कैसे निकालें? ये तो ए और बी के अलग अलग है ना, 18 और 16। पोर्टफोलियो 1 का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा? इनका वेटेड एवरेज, यानी 18% इंटू 0.4, 16% इंटू 0.6। इसी तरह पोर्टफोलियो 2 का बताएं, 20% इंटू 0.3 और 24% इंटू 0.7, 22.8। पोर्टफोलियो थ्योरी अब हेल्प कैसे करेगी? पोर्टफोलियो थ्योरी ऐसे हेल्प करेगी कि जिन 2 ऑप्शंस में हम लोग चूज कर रहे हैं उन दोनों के रिटर्न्स निकालेंगे और उन दोनों के रिस्क निकालेंगे। अच्छा, निकला है रिस्क। अगर पोर्टफोलियो 1 का रिस्क भी 4% और पोर्टफोलियो 2 का रिस्क भी 4% है, तो कौन सा पोर्टफोलियो बेहतर है? 2। क्यों? क्योंकि रिस्क दोनों में सेम है तो रिटर्न ज्यादा बेहतर है। और अगर दोनों का रिटर्न सेम निकलता, रिस्क डिफरेंट होते, तो ये सिंपल सी अकल की बात है कि हम जिन ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, अगर उन ऑप्शंस में सब ऑप्शन का सेम रिस्क है तो ज्यादा रिटर्न वाला ऑप्शन अच्छा होगा, और अगर सब का रिटर्न बराबर है तो कम रिस्क वाला ऑप्शन अच्छा होगा। और अगर रिस्क भी डिफरेंट है और रिटर्न भी डिफरेंट है तो हमें फिर कोई और रिलेटिव मेजर बनाना पड़ेगा, जिनकी कई शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल कहलाती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोवेरियस नहीं कह रहा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कह रहा हूं। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर रिटर्न। यानी इसका जो आंसर आएगा, लेट्स से इसका आंसर आ गया 2, तो इसका मतलब है कि 1% रिटर्न कमाने के लिए 2% रिस्क लेना पड़ रहा है, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। तो कोफिशिएंट जिसका ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा। तो अगर दोनों के रिटर्न डिफरेंट है, रिस्क सेम है, तो कौन सा चूज करेंगे? रिटर्न डिफरेंट है, रिस्क सेम है, जिसका रिटर्न ज्यादा होगा। रिटर्न सेम है, रिस्क डिफरेंट है, रिस्क कम होगा। और अगर डिफरेंट है तो कई तरीकों में से एक तरीका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, जिसका फार्मूला ये होता है। और फिर इसकी बेस पे फैसला कैसे होगा?
जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। अब ये इस चैप्टर के दूसरे पेज पे आप देखें, इस चैप्टर के दूसरे पेज पे मैंने पोर्टफोलियो रिटर्न का फार्मूला लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो रिस्क का फार्मूला लिखा हुआ है, और इसी पेज के एंड पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखा हुआ है। ये फार्मूले देखने के बाद अगले पेज पे डिसीजन मेकिंग का ए पढ़ लें। ये फार्मूले देख लें पहले, रिस्क का फार्मूला मैंने अभी बताया नहीं है लेकिन पेज पे पढ़ लें, और उसमें जो अल्फाबेट्स लिखे हैं ये समझने की कोशिश कर लें क्या लिखे हैं। ये सिंबल मैं पिछले पेज पे बता चुका हूं, एक इनमें से स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, एक कोरिलेशन का सिंबल है। 2 एसेट 3 एसेट, हाँ जी, ये रिस्क वाला फार्मूला समझ आ गया अल्फाबेट्स। पहला है ये जो मैंने पोर्टफोलियो ए और बी रखा है, तो डब्ल्यू ए स्केयर का मतलब है जो ए का वेट है यानी 0.4, 40 नहीं 0.4, इसका स्केयर। आगे क्या है, इनटू ए का वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर है ना, ए का वेरिएंस प्लस 0.6 का स्केयर इनटू बी का वेरिएंस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सारे क्या 0.4 इंटू 0.6 इंटू ए का स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू बी का स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू इनका आपस का कोरिलेशन। और नीचे वाले फार्मूले में और ऊपर वाले में क्या फर्क है ना, कोरिलेशन और ये दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन, इन तीनों की जगह कोवेरियंस आ रहा है। ब्रैकेट के आखिर में जो तीनों लिखे हुए हैं उन तीनों की जगह कोवेरियंस आ रहा है। पहले फार्मूले में जो आखिर में 3 चीजें हैं, दूसरे फार्मूले में उन 3 की जगह कोवेरियंस आ रहा है। और अगर 3 एसेट पोर्टफोलियो हो तो ये फार्मूला देखें और बड़ा हो गया। हाँ जी, ओके। ये इलस्ट्रेशन 2 जल्दी से सॉल्व कर दें, फिर करता हूं ब्रेक। इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व कर दीजिए।
इस चैप्टर के एंड पे बस एंड आंसर लिखे हैं। जी जनाब, डन। चलें ठीक है, 35 बस।